नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ये जो लेडीज आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है जुलियाना स्मिथ। ये यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव है नाटो में। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज यूएन में, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है यूएन में। वैसे ही नाटो के अंदर ये यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव है। नाटो के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 30 मेंबर का, जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। यहाँ पूरे आप लोग लिस्ट दे सकते हैं इसके मेंबर कंट्रीज का। 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। यानी कि ये कहा गया था कि ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ये इन सब का आपस में मिलिट्री अलायंस है। किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो सारी कंट्रीज फिर उस अटैक को रिपेल करने के लिए और इस कंट्री को बचाने के लिए कूद पड़ेंगी। तो ये था नाटो। और नाटो के अंदर यूएसए की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, रिप्रेजेंटेटिव थी जुलियाना स्मिथ। इनने हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा है कि नाटो के डोर यानी कि नाटो का दरवाजा हमेशा ओपन है इंडिया के लिए, अगर इंडिया नाटो के साथ और भी ज्यादा एंगेजमेंट करना चाहता है तो। ना क्या मतलब है इसका? क्या इंडिया भी नाटो ज्वाइन करेगा या फिर ये बोलना क्या चाह रही हैं, ये मैं आगे आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर इंडिया नाटो को ज्वाइन करता है या फिर नाटो के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है तो इसका क्या फायदा होगा इंडिया को या फिर क्या नुकसान होगा इंडिया को। और लास्ट हाल में ही ऐसी न्यूज आई है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि डायमंड यानी हीरे को नया हथियार बना लिया गया है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। ये क्या न्यूज है और इसकी क्या कहानी है, ये भी मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले तो इस औरत ने, जुलियाना स्मिथ ने कहा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इनने कहा है कि पहले तो कहा है कि नाटो के साथ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इंडिया अगर अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है तो नाटो के जो डोर है वो हमेशा खुले हैं। जब इंडिया चाहे तो अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। यहाँ में अगर आप लोग को बताओ तो नाटो, हालांकि इसमें 30 मेंबर है, लेकिन आप लोग ऐसा समझ लो कि यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट है इस अलायंस में। और यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये मैसेज आना, ये स्टेटमेंट आना, इसका मतलब है कि पूरी नाटो की तरफ से ही ये स्टेटमेंट आया है, ऐसा समझा जा सकता है। इसके बाद ये बोलती हैं कि रेसिना डायलॉग हाल में जो हुआ था, आप लोग को याद होगा मार्च के महीने में, उसमें ये बताती हैं कि नाटो और इंडिया के बीच में एक इनफॉर्मल बातचीत भी हुई है। तो दोनों पार्टी जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग पहले देखेंगे कि इंडिया अगर एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है नाटो के साथ तो इसके क्या इंटरेस्ट है, क्या चाहता है इंडिया, क्यों ये एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है, इसके मेन इंटरेस्ट क्या है, वो हम लोग जानना चाहेंगे। तो ये सब कहा है इन्हें ना। अब यहाँ पर सवाल उठता है तो इसका मतलब क्या है। इन्हें ये जो स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जब एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है नाटो के साथ तो बढ़ा सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये नाटो में इनवाइट कर रही है इंडिया को, यानी कि इंडिया को बोल रही है कि नाटो का मेंबर बन जाओ। देखो, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि नाटो जो है वो चाहता है इंडिया मेंबर बने उसका, लेकिन इनने खुद ही आगे अपने स्टेटमेंट में कह दिया है कि अभी हम लोग जो नाटो है उसके एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये नाटो का मेंबर बनने का इनविटेशन नहीं है। और अगर मान लो ये इनविटेशन देती भी ना, इंडिया को क्लियर भी कहती कि आप लोग नाटो में ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया क्या करता, पूरी बात खत्म होने से पहले ही इसको मना कर देता। मतलब भावनाओं को समझो आप लोग। कहने का मतलब है कि इनकी इंडिया भी अभी बिल्कुल मूड नहीं है उसका नाटो ज्वाइन करने का एज अ मेंबर। क्यों इंडिया नहीं ज्वाइन करेगा उसके बारे में आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले ये जान लो आप लोग कि ये नाटो जो है इसमें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 30 मेंबर है। इसके अलावा एक चीज है नाटो प्लस। ये क्या है, इसके अंदर जितने भी नाटो के 30 मेंबर उनका के साथ और प्लस किए गए 5 मेंबर, जो कि फॉर्मली तो मेंबर नहीं है नाटो के। और ये जो ग्रुप है नाटो प्लस, ये भी कोई फॉर्मल चीज नहीं है। खाली 5 कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल, साउथ कोरिया, इन 5 कंट्री को भी नाटो ने कह दिया कि ये लोग भी हम लोग के एलाई हैं। और इस पूरे ग्रुप का नाम दे दिया गया है नाटो प्लस। कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, केवल एक तरीके का टर्म ही है। खाली इन 5 कंट्रीज को और नाटो के मेंबर्स के बीच मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ये चीज बनाई गई है। उसके अलावा यूएसए गवर्नमेंट एक और टर्म यूज करती है, मेजर नॉन नाटो अलाई, जिसका मतलब है कि नाटो के जो मेंबर हैं वो तो यूएसए के अलाई हैं ही, उसके अलावा और भी कंट्रीज जो कि नाटो के मेंबर नहीं है और जो यूएसए की अलाई हैं वो इस मेजर नॉन नाटो अलाई में आती हैं। और हालांकि ये टर्म, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि यूएसए द्वारा दिया गया, यूएसए के अलाई की बात की जा रही है यहाँ पर। लेकिन नाटो में क्योंकि यूएसए का डोमिनेंस है, इसीलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग कि ये लिस्ट उन कंट्रीज की है जो नाटो के मेंबर नहीं है लेकिन उसके बाद भी नाटो की अलाई है। तो 2 चीज है यहाँ पर, नाटो +5 और दूसरा मेजर नॉन नाटो अलाइज।
इन्हीं में से किसी में इंडिया को ऐड करने की बात की जा रही है या फिर दोनों में ऐड करने की बात की जा रही है। इससे पहले भी बहुत बार आप लोग देखोगे तो पुराने आर्टिकल हैं इस तरीके के जिसमें ये कहा जाता है कि इंडिया जो है को NATO +5 का मेंबर बनना चाहिए। NATO +6 हो जाएगा इंडिया के ऐड करने के बाद, तो इसमें ऐड होना चाहिए इंडिया को, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि USA का जो पार्लियामेंट है उसमें इस तरीके के लेजिस्लेशन भी लाए गए हैं जिसमें उस समय के सिटिंग प्रेसिडेंट पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है कि जो इंडिया है उसको इसमें मेंबर बनाने की कोशिश की जाए। तो ये मतलब है इनके स्टेटमेंट का। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं बहुत से एक्सपर्ट्स भी इस तरीके की बातें करते हैं कि इंडिया अभी किसी भी हाल में ज्वाइन नहीं करने वाला है नाटो को। हाँ, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे मान लो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस ही आ गया, हम लोग का जो एग्जिस्टेंसी है, इंडिया का एग्जिस्टेंसी खतरे में आ गया, तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए जो भी स्टेप लिया जा सकते हैं वो गवर्नमेंट लेगी। इसका मेंबर बनने की जरूरत पड़ी तो वो भी बनेगी, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया कहीं से भी इसका मेंबर बनना चाहेगा। जैसे क्या हुआ था, आप लोग को याद होगा कि इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, लेकिन फिर जब यूएसए ने 1971 वॉर में पाकिस्तान को हेल्प करना चाहा, यूके ने पाकिस्तान को हेल्प करना शुरू कर दिया, चाइना ने हेल्प करना शुरू कर दिया, दुनिया भर की कंट्री ने जब पाकिस्तान को हेल्प करना शुरू कर दिया, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम अब सोवियत यूनियन के साथ अपनी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ाएंगे। तो पहले भी जब सिक्योरिटी का क्वेश्चन था तो अपनी जो पॉलिसी थी उससे शिफ्ट करना पड़ा, और फ्यूचर में भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं बनना चाहेगा कहीं से भी। ना सवाल यहाँ पर आता है कि ऐसा क्यों नहीं इंडिया इसका मेंबर बनना चाहेगा, और मान लो बन भी जाता है तो इसका क्या फायदा होगा इंडिया को, फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इंडिया के मेंबर बनने के नाटो को, या फिर नाटो छोड़ो NATO +5 में भी अगर इंडिया मेंबर बनता है तो इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, या फिर किसी भी तरीके से इंडिया अगर एंगेजमेंट बढ़ाता है नाटो के साथ तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर उसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग कॉन्स देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके, कौन से आर्गूमेंट ऐसे हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि इंडिया को नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, इसके साथ अपनी एंगेजमेंट जो है वो नहीं बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि देखो हमारी जो हमेशा से पॉलिसी रही है इंडिया की वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, यानी कि इंडिया किसी गुट में किसी पाले के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ऐसे करके वॉर होने की और ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है। अगर आप लोग थोड़ी भी हिस्ट्री जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे नाटो को बनाया गया था, और ये बनाया ही गया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, और उस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता जा रहा था। सारी कंट्री या तो यूएसएसआर के पाले में जा रही थी या फिर यूएसए के पाले में जा रही थी, और ऐसा करके वो बहुत ज्यादा अपनी जो सोवरेनिटी है उसको अंडरमाइन कर रही थी, क्योंकि जिस भी पाले में वो जाती तो जाहिर सी बात है वो जो ग्रुप था, वो जो पाला था, वो उस कंट्री को अपनी तरह चलने पे मजबूर कर देता, तो खुल के वो डिसीजन नहीं कर ले पाती। उनके फेवर में जो होता, उनको जो फायदा पहुंचाने वाला डिसीजन होता वो ले नहीं पाती, और ये सब तब हो रहा था जब हाल ही में बहुत सारी कंट्री जो थी वो आजाद हुई थी। तो एक बार फिर एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा था वर्ल्ड में, और इसी चीज को रोकने के लिए, इसमें पार्ट ना बनने के लिए इंडिया और बाकी जो लाइक माइंडेड कंट्री थी इनने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया। इन लोग ने कहा कि ना ही हम लोग यूएसएसआर के पाले में जाएंगे, ना ही हम लोग यूएसए के पाले में जाएंगे, हम लोग अपनी तरीके से अपनी कंट्री चलाएंगे जिससे हम लोग को फायदा होगा। अब ऐसे में इंडिया जो है वो नाटो के साथ अगर अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है या फिर नाटो का मेंबर बनता है तो ऐसे आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि ये एक तरीके से बहुत बड़ा शिफ्ट होगा ऑन अलाइनमेंट पॉलिसी से। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि अगर इंडिया नाटो का मेंबर बनता है तो इसकी वजह से रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। रशिया से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी भी हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे अपने डिफेंस परचेज को लेके, दोनों की जो दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड है। तो ऐसे में अगर इंडिया नाटो को ज्वाइन कर लेता है या फिर नाटो के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है तो इसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में थोड़ा बहुत दूरी जो है वो आने लगेगी। और ये सही भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोवियत यूनियन को ही रोकने के लिए नाटो को बनाया गया था, और सोवियत यूनियन जब टूटा तो इसका जो सबसे बड़ा सक्सेसर जो कहा जा सकता है, जो राइटफुल सक्सेसर है सोवियत यूनियन का, वो है रशिया। फिर कहा जाता है कि देखो इंडिया की जो हिस्ट्री रही है उसमें इंडिया ने कभी भी किसी दूसरी कंट्री पे पहले अटैक नहीं किया है, और इस नाटो की जो ट्रीटी है इसमें क्या कहा गया आर्टिकल 5 में कि अगर नाटो मेंबर्स में से किसी पे भी अटैक होता है तो सारे नाटो के मेंबर क्या करेंगे कि ये जो कंट्री होगी जिसने अटैक किया है नाटो के मेंबर पे, उस पे अटैक कर देंगे। ये चीज भी इंडिया की जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस रही हैं, जो इंडिया के बिलीव्स रहे हैं उसके अगेंस्ट में जाती है। फिर सोवरेनिटी का सवाल उठाया जाता है।
ये कहा जाता है कि इंडिया अगर नाटो या फिर NATO+5 का मेंबर बन जाता है तो फिर ये जो कंट्री है जो डोमिनेंट है नाटो में, ये कहेंगे कि हमें मिलिट्री बेस अपने यहाँ प्रोवाइड करो। धीरे धीरे इंडिया को परसुएट करेंगी कि हमें जो है अपन ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस बनाने दो, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स को अपने यहाँ स्टेशन करके रखो। ये जो चीज होती है ना, ये एक वीक कंट्री की निशानी होती है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इससे ये सिग्नल जाता है कि वो जो होस्टिंग कंट्री है, जो दूसरी कंट्री के आर्मी को, उसकी नेवी को अपने यहाँ स्टेशन करके रखी है, ये कंट्री खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए दूसरी कंट्री की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है उसको अपने आप पर स्टेशन करके रखती है। और इंडिया इसके सख्त खिलाफ है। इंडिया कभी भी नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ हम लोग किसी और दूसरे कंट्री की जो आर्म फोर्सेज है उनको स्टेशन करें। ये तो कुछ भी नहीं, इंडिया जो इंडियन ओशियन है ना, उसके आसपास भी किसी दूसरी कंट्री की नेवी को भटकने नहीं देता। इंडियन ओशियन की जो छोटे छोटे आइसलैंड्स है ना, उनको इंडिया ने कह रखा है कि जब भी दूसरे कंट्री की कोई शिप्स यहाँ पर आएगी तो उससे पहले आप लोग इंडिया से बात करोगे। तो इस चीज के सख्त खिलाफ है। इंडिया कहता है कि हमारे एरिया में किसी भी दूसरे कंट्री की आर्म फोर्सेस जो है उसकी प्रेजेंस नहीं होगी एक्सेप्ट मिलिट्री एक्सरसाइज के टाइम पे। तो ये एक आर्गुमेंट है। उसके बाद कहा जाता है कि इसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर भी थोड़ा बर्डन बढ़ेगा। दरअसल होता क्या है कि नाटो के जो मेंबर होती हैं ये कंट्रीब्यूशन देती है नाटो के बजट में। इंडिया अगर मेंबर बनता है इसका या फिर NATO+5 का, तो इसको भी ये कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और इसको लेके, इस कंट्रीब्यूशन को लेके पहले भी काफी ज्यादा विवाद हो चुका है। दरअसल ट्रम्प जब प्रेसिडेंट थे ना USA के, तब वो काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्री जो है उन पर प्रेशर बनाते थे कि इसमें और भी ज्यादा अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाओ। तो इस तरह के भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि इस वजह से भी इंडिया को नाटो से अपनी एंगेजमेंट जो है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। मेन जो यहाँ पर आर्गुमेंट दिया जाता है वो रशिया के साथ जो रिलेशन है उसी के लिए दिया जाता है कि इससे इंडिया और रशिया के रिलेशन बिगड़ेंगे। और नाटो में के जो मेंबर्स हैं USA और बाकी कंट्रीज भी, वो भी इंडिया के साथ इसीलिए एंगेजमेंट बढ़ाना चाहती है नाटो का, क्योंकि रशिया से इंडिया की थोड़ी डिस्टेंस बढ़े, कि इंडिया रशिया को छोड़ के उनके पाले में जाए। इसीलिए इंडिया को इन्वाइट किया जाता है नाटो में या फिर बाकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि रशिया जो है वो इतने ज्यादा वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद भी अभी ठीक ठाक खड़ा है और ये जो वॉर है उसको भी चालू रख पा रहा है और उस पर उतना असर नहीं पड़ा है इन सब सेक्शन का। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया मॉरल सपोर्ट और इससे अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा के इकोनॉमिक सपोर्ट सब प्रोवाइड कर रहा है रशिया को। और इसी वजह से जो रशिया है वो रेजिलियंट बना है वेस्टर्न सेक्शन के अगेंस्ट में। यहाँ अगर इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देता है रशिया से या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट देना बंद कर देता है रशिया को, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा रशिया के लिए। इसीलिए वेस्ट परसुएट कर रहा है इंडिया को। और इसके अलावा अपने इसी एक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, रशिया को और ज्यादा पनिश करने के लिए, उसका जो वॉर है यूक्रेन के खिलाफ, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज और USA ने हाल में ही क्या किया है कि जो रशिया के डायमंड्स है उस पे भी अब सैंक्शन लगाने की बात कर रही है। ऐसा मानना है इन कंट्रीज का कि जो डायमंड का एक्सपोर्ट है रशिया की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रशिया की इकोनॉमी में। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो एक पैसा है वो रशिया के पास जाता है और वो पैसा ये लगा रहा है इस वॉर में। इसीलिए इस एक्सपोर्ट पे भी हम लोग जो है सैंक्शन लगाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये है कि दुनिया भर में जितना भी डायमंड का ट्रेड होता है ना, उसमें भी जो फिनिश डायमंड बिकता है मार्केट में, उसका 90% जो डायमंड है उसकी पॉलिशिंग और उसकी कटिंग इंडिया में ही होती है और फिर यहाँ से ये वर्ल्ड में बेचा जाता है। अब इस पे सैंक्शन लगा दिया जाता है, रशिया के डायमंड को रोकने की कोशिश की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया को भी इससे प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप लोग के मन में ये सवाल आए, तो ठीक है इन लोगों को सैंक्शन लगाने दो ना। जैसे इंडिया ऑयल खरीदता है रशिया से, वैसे डायमंड भी खरीदते रहेगा। देखो ऐसी बात नहीं है। इंडिया जो ऑयल खरीदता था ना रशिया से, वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता था। हालांकि ऐसी न्यूज आई थी कि इंडिया जो है ये ऑयल बेच भी रहा है मार्केट में, लेकिन ज्यादातर ये जो ऑयल है वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता था। और डायमंड जो इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से, उसको पॉलिश करता है, उसको कटिंग करता है और फिर इसको बेचता है दुनिया भर में। और ज्यादातर कहाँ बेचता है इंडिया? ये बेचता है वेस्टर्न कंट्री में। सबसे ज्यादा बेचता है इंडिया स्विट्जरलैंड में। 13% अकेले इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है स्विट्जरलैंड में ही। और उसके बाद दूसरे नंबर पे 10% इंडिया एक्सपोर्ट करता है USA को। तो ये कंट्री कहेंगी कि हम लोग ये जो डायमंड है ये खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आया है रशिया से। और यहाँ फिर दिक्कत आएगी इंडिया के जो बिजनेसेस हैं उनको भी। हाँ, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो डायमंड है ना, जो रॉ डायमंड होता है, जो पॉलिशिंग से पहले वाला डायमंड होता है, इसको पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें डिफरेंस पता करना कि कौन सा रशिया से आया है, कौन सा दूसरी कंट्री से आया है, ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है।
और रशिया से भी जो इंडिया में डायमंड आता है वो ऐसा नहीं है कि सारे डायमंड रशिया से ही डायरेक्टली आता है, कुछ आता है थर्ड पार्टी के थ्रू होते हुए, तो यूएई में आता है, फिर यूएई से इंडिया में आता है। तो ऐसे में बहुत हद तक चांसेस है कि जो सेलर है जहां से जिससे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो झूठ बोल दे इस डर से कि मेरा डायमंड ही नहीं बिकेगा, ये कह दे कि ये रशिया का डायमंड है ही नहीं, और इंडिया फिर खरीदे और फिर यहाँ पर पॉलिश करे और कटिंग करे और इसको फिर बाहर जब बेचने जाए तो वहां पर चेकिंग वेकिंग हो और उसके बाद पता चले कि ये रशिया का डायमंड है। तो इस तरह के भी चांसेस है, इस तरह के भी प्रॉब्लम में फंस सकता है इंडिया, इसीलिए इंडिया में भी इस चीज से काफी ज्यादा कंसर्न है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आर्गुमेंट है जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि इंडिया को नाटो के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके बाद इसके जो प्रोज है उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि वो क्या आर्गुमेंट जो कहते हैं कि नाटो के साथ इंडिया को एंगेजमेंट अपनी बढ़ानी चाहिए, इससे फायदा होगा इंडिया को। सबसे पहले तो इसमें ये कहा जाता है कि देखो कोल्ड वॉर का जो टाइम था ना वो खत्म हो गया है। उस समय ये सिचुएशन थी कि अगर आप लोग नाटो ज्वाइन करते हो तो यूएसएसआर के खिलाफ हो, और यूएसएसआर का जो मिलिट्री अलायंस थे उसको ज्वाइन करते हो तो आप लोग खिलाफ हो यूएसए के। वो सिचुएशन अभी नहीं है। बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जैसे कि इजराइल और इजिप्ट के अलावा स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब भी कंट्री ऐसी हैं जो नाटो की मेंबर तो नहीं है लेकिन इसके साथ अच्छे कॉपरेशन है नाटो के, और साथ ही साथ रशिया के साथ भी कोई बहुत ज्यादा खराब रिलेशन नहीं है। और आज का जो टाइम है ना ये मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, जिसका मतलब है कि सेम कंट्रीज किसी इशू पे हो सकती है साथ में खड़ी हो और दूसरे इशू पे हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी हो। जैसे कि इंडिया और चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया चाइना जो है वो एक साथ खड़ी रहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में बात करती है। और वही हम लोग बाकी जो सिक्योरिटी के पर्पज से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप्स है, उसमें देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हैं। क्वाड के बारे में कितना उल्टा सीधा चाइना कहता है, कितना ज्यादा कंसर्न रहता है, इसको लेके आप लोग को पता होगा। चाइना कहता है कि क्वाड जो है जिसका इंडिया मेंबर है ये बनाया ही हमारे खिलाफ है। तो इस तरीके की आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो है। तो ये जो आर्गुमेंट है कि अगर हम लोग इसका मेंबर बनेंगे तो रशिया को हो सकता है हम लोग से नाराज हो जाए, ये उतना ज्यादा आज के टाइम में सही नहीं है, ऐसा कुछ लोग का कहना है। प्लस इंडिया के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस है, हम लोग को पता है कि हमारे जो दो बहुत अच्छे नेबर्स है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेबर्स हैं, इनको रोकने के लिए डेटरेंट्स का काम करेगी अगर इंडिया जो है वो नाटो के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया नाटो की जो ट्रीटी है उसके आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक होता है तो सारी कंट्रीज मिलके जो अटैकिंग कंट्री है उस पर अटैक करेंगी। तो इस चीज से हो सकता है इंडिया सक्सेसफुल रहे चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में डेटरेंस क्रिएट करने में। डेटरेंस का मतलब होता है एक तरीके से डर, समझ लो आप लोग कि इनके मन में ये डर रहेगा कि अगर हम लोग कुछ करेंगे इंडिया के खिलाफ तो इंडिया भी रिटेलिएट करेगा और इसमें हम लोग का भी नुकसान हो सकता है। इसके बाद कहा जाता है कि इंडिया अगर NATO +5 का मेंबर बनता है या नाटो के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है तो इसकी वजह से होगा क्या कि अच्छे वेपन्स मिल सकेंगे इंडिया को, अच्छे जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो होते हैं इस लाइन में वो इंडिया को मिल सकेगी आसानी से, क्योंकि जो यूएसए के अलाई होते हैं, जो नाटो के मेंबर होते हैं या फिर बाकी भी यूएसए के जो अलाई होते हैं, उनको यूएसए आसानी से ट्रांसफर कर देता है ये टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी एक फायदा मिलेगा इंडिया को। उसके अलावा जब भी कोई ग्रुपिंग होती है, किसी ग्रुप में कोई कंट्री मेंबर बनती है, तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन यही होता है ना, उस ग्रुप के साथ जो कंट्री है उसके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। आज के टाइम में नाटो और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कन्वर्ज करते हैं, चाहे वो टेररिज्म से लेके मुद्दा हो, चाहे फिर अलग अलग जियोपॉलिटिकल इशू हो, उसमें दोनों पार्टी जो है उसके एक ही तरह के व्यूज है। खासकर से जो चाइना का इशू है उसको लेके, एक रशिया का अगर हम लोग इशू सोल्व दे तो ज्यादातर जो बाकी इश्यूज हैं उस पर दोनों ही नाटो और इंडिया ही एक ही तरीके के व्यू रखते हैं। दोनों के जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज होते हैं, और जहां इंटरेस्ट नहीं भी कन्वर्ज होते हैं उसमें भी इंडिया जो है इनको कन्वर्ज करके फायदा ले सकता है काफी ज्यादा इसके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के बाद। जैसे कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो होती है उसमें इनकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकता है, उससे फायदा ले सकता है। साथ ही साथ एनर्जी रिलेटेड जो इशू है उसमें इनके साथ मिलकर काम कर सकता है। इसी तरीके के बहुत से ऐसे इशू है जिनमें इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज्यादा रिसोर्सेज है, इसीलिए इंडिया इनके साथ कोऑपरेट करके फायदा लुटा सकता है। तो ये वो आर्गुमेंट है जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि इंडिया को भी नाटो का मेंबर बनना चाहिए। नाउ ये था प्रोज और कॉन्स इसके। यहाँ मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि इंडिया को जो है वो नाटो के साथ अपनी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए, इसका जवाब मेरे को बताइए कमेंट में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।